बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम राहें जो हैं वो हमवार होती जा रही हैं। वो साइफ़र केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना हो, वो उनका दफ्तर जो है वो डीसील होना हो, या उनको जलसे की इजाज़त मिलना हो, या बहुत सी चीज़ें इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही हैं। जैसे कि साइफ़र का फ़ैसला अगर आप देख लें, और बाकी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 9 मई के अंदर भी रिलीफ मिला। नाज़िम, आज आपको पता है कि समात चल रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और आज तमाम की तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस जो है वो मिल गई हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरह दलेर जजिस ने कादी फ़ायद ईसा साहब को उनके अपने ही फ़ैसला, जो बल्ला छीनने वाला फ़ैसला था, उससे पीछे हटने के ऊपर मजबूर कर दिया। और कादी फ़ायद ईसा साहब को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या किया हुआ है और मुझे आज क्या बोलना है। दलेर जजेस ने किस तरह आज उनको कह लें कि बैक फुट पर जाने के ऊपर मजबूर कर दिया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ना से कम कादी फ़ायद ईसा साहब आज पूरी समाज के अंदर एम्बेरसमेंट फील करते रहे, एम्बेरस होते रहे, क्योंकि उन्होंने जो डाका डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के ऊपर और सपोर्टर के ऊपर, और जिस तरह बल्ले का निशान लिया गया और स्याह तरीन तारीख का फ़ैसला उन्होंने दिया, उसमें किस तरह वो फंस गए। और अब किस तरह कादी फ़ायद ईसा साहब के जाने के बाद क़यामत तक जो है वो उनका पीछा करता रहेगा, उनके जो फ़ैसला गले पड़ा, क्योंकि ये हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, ये तारीख़ रकम हुई है, उस तारीख़ का ये हिस्सा बन गया। तो अब ये आने वाली नस्लें भी कादी फ़ायद ईसा साहब को कोसती रहेंगी, यानी कि ये क़यामत तक अब कह लें कि कादी फ़ायद ईसा साहब के ये फ़ैसला गले पड़ गया। नाज़िम, आज जैसे समात का आगाज़ हुआ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम की तमाम नशिस्तें मिल गई हैं, और किस अहम पॉइंट को अब सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है। नाज़िम, जैसे समात का आगाज़ हुआ, फैसल सिद्दीकी साहब बड़े धीमे अंदाज के साथ 13 जजेस को फेस कर रहे हैं। खासकर आपको पता है कादी फ़ायद ईसा साहब वाला जो मामला है आज। नाज़िम, सबसे पहले तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि पीटीआई के हर उम्मीदवार ने अपने हलके के लिए बल्ले का निशान क्यों नहीं मांग लिया। आप अंदाज़ा लगाएं, कादी फ़ायद ईसा साहब को इस बात की समझ ही नहीं है कि हर आज़ाद उम्मीदवार को, और जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े, वो हर आज़ाद उम्मीदवार एक ही निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि अपने अपने हलके के लिए बल्ले का निशान उन्होंने क्यों नहीं मांग लिया, तो फिर जो फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने इसके ऊपर मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा सर, ऐसा करने से आपके बल्ले के निशान यानी कि वापस लेने के फैसले की खिलाफ वर्जी हो जाती। फिर नाज़िम, वो जजेस भी आज बोले जो नहीं बोलते, उनमें जैसे सैयद हसन रिजवी साहब हैं। उन्होंने कहा क्या किसी जमात का इंतखाबी निशान आज़ाद उम्मीदवार को दिया जा सकता है। एक और इंतखाबी निशान भी आया था बल्लेबाज, वो इंतखाबी निशान भी पीटीआई लेना चाह रही थी, उसके साथ क्या सलूक हुआ था, यानी कि उन्होंने निशानदहानी करवाई कि उसके साथ क्या सलूक किया, क्या मामला बना, वो भी उन्होंने कादी फ़ायद ईसा साहब को याद दहानी करवाई। उन्होंने कहा क्या किसी भी जमात का इंतखाबी निशान आज़ाद उम्मीदवार को दिया जा सकता है। ये भी फिर उन्होंने बड़ा अहम एक सवाल उठाया। फिर जस्टिस अतन मिल्ला के सवालात जब करने लगे, और जस्टिस अतन मिल्ला ने आज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कादी फ़ायद ईसा साहब को, उन्होंने उनको खामोश करवा दिया। वो सुने किस तरह अहम सवालात किए, और जैसे सतन मिल्ला ने फिर जो है वो कादी फ़ायद ईसा साहब को आज पानी पानी कर दिया, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा साहब इस तरह इस वक्त कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी कि एक कबूतर भी जिस तरह आंखें बंद करके कहता है कि जनाब बिल्ली चली गई है, तो कादी फ़ायद ईसा साहब इस वक्त उस तरह आंखें बंद करके जो है वो समझ रहे हैं कि जनाब सब अच्छा चल रहा है। तो आज जस्टिस सतन मिल्ला ने उनको झंझोड़ा। नाज़िम, जैसे सतन मिल्ला ने कहा कि पीटीआई की जानिब से मुसलसल शिकायत थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये शिकायत हमारे सामने नहीं आई। जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा कि सॉरी, आई एम सॉरी, हमारे सामने नहीं आए। आपका अंदाज़ा लगा लें, कादी फ़ायद ईसा साहब इतने छूने काके हैं, या बच्चे हैं, या फीडर लेते बच्चे हैं, कि उनको नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। यानी कि मुल्क के अहम तरीन ओहदे के ऊपर, एक बड़े ओहदे के ऊपर, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो, उसके ऊपर वो बैठे हुए एक बड़े ओहदे के ऊपर, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से काजी साहब का जो मैंने अभी बात की। फिर नाज़िम, उन्होंने कहा मुझे मुकम्मल बात करने दें, हम बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, हमने वोटर के हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ करना है।
जस्टिस सतर मिल्ला ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे मुकम्मल बात करने दें। उन्होंने रोक दिया कादी फ़ायज़ साहब को। उन्होंने कहा हम बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, हमने वोटर के हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक जमात की मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना था, रियासत इदारों के मुसलसल दबाव का शिकायत थी और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अदालत की क्या अप्रोच होनी चाहिए थी? यानी कि कादी फ़ायज़ साहब को उन्होंने झंझोड़ा कि जनाब आप जो कह रहे हैं ना कि सब अच्छा, आपको पता है कि कोई भी केस हो, जिस तरह आप मिसिंग पर्सनस वाला हो या 6 जजेस के ख़त वाला मामला हो कि जनाब वो कहते हैं जी मेरे दौर में तो नहीं हो रहा, ये पहले हुआ था। कादी फ़ायज़ साहब यानी कि तासुर देने की कोशिश करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। तो जस्टिस सतर मिल्ला ने आज उनको कहा कि सब अच्छा नहीं चल रहा। फिर नाज़िर काम चीफ जस्टिस और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान सवाल जवाब हुआ। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं लिखा है कि इनफरादी तौर पर बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता? तो आयशा मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इनफरादी उम्मीदवार का मामला नहीं, सियासी जमात का मामला था। तो उसके बाद नाज़िर हम जस्टिस मुनीब ने भी दबंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलतियों पर रबड़ स्टैम्प ना लगाई होती तो आज ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला खड़ा ही ना होता। यानी उन्होंने कहा कि अगर वो मामला ही ना होता, बल्ले का निशान ही ना होता, तो आज ये तनाज़ा ही ना खड़ा हुआ होता। तो उसके बाद नाज़िर का जो अहम चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कादी फ़ायज़ साहब किस तरह आज अपने ही फैसले से भागे और उनको जनाब फिर किस तरह चीज़ों को जो है वो करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि कादी फ़ायज़ साहब ने जो फ़ैसला दिया है उसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह चल रही थी और किस तरह ये तमाम जो मामलात हैं वो कैसे हुए। तो नाज़िर हम एक जगह पे फिर कादी फ़ायज़ ने ये जब ये तमाम चीज़ें हुई, उन्होंने कहा फिर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तो ना हुए। इसकी डिटेल अब मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कादी फ़ायज़ ने कहा जो उम्मीदवार हमारे सामने नहीं, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो सब तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो फिर आज़ाद ना हुए। तो उसके बाद जैसे आयशा मलिक ने कहा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को किस बुनियाद पर इंतखाबी निशान दिया? इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान दिया और बतौर आज़ाद उम्मीदवार शनाख्त दी। तो जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि पार्लिमान से फैसले पार्लिमानी पार्टी करती है, जिन्हें मानने के सबब पाबंद होते हैं, जिन्हें मानने के सब पाबंद होते हैं। पार्लिमानी पार्टी कानूनी तौर पर पार्टी सरबराह की बात मानने की पाबंद नहीं होती। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ी अहम बात है कि उन्होंने कहा आर्टिकल 51 में सियासी जमात का जिक्र है, पार्लिमानी पार्टी का नहीं। आर्टिकल 51 और मखसूस नशिस्त से हलफ उठाने से पहले का मामला है और उम्मीदवार हलफ लेंगे तो पार्लिमानी पार्टी वजूद में आएगी और पार्लिमानी पार्टी का जिक्र अभी गैर मुतलका मुनासिब होगा कि सियासी जमात और केस पर फोकस करें। तो जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। यानी कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से था। तो जैसे जमाल मंदुखेल ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। तो इसके ऊपर जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा और आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। यानी कि आज़ाद उम्मीदवार जो होता है वो ये हलफ भी देता है कि उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार जाहिर किया है। कागजात बतौर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को आज़ाद करार दे सकते हैं। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इसी वजह से जो है वो नहीं दिए गए थे, मखसूस नशिस्त दी गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं, आज़ाद उम्मीदवार है और आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो नहीं जो है वो मखसूस नशिस्त दी जा सकती। इसीलिए उन्होंने आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी और जिसके ऊपर फिर कोर्ट ने ये भी वावेला किया था कि जनाब इस तरह तो आज़ाद इलेक्शन लड़के कोई भी किसी भी जमात में दाखिल हो जाएंगे और फिर जनाब उसके ऊपर जो है वो उनको मखसूस नशिस्तें वो ले लेंगे। तो नाज़िर काम अब जो असल चीज़ है, तो जैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये बात की कि जनाब अगर ये बल्ले का निशान ना लिया गया होता तो फिर ये तनाज़ा ही जो है वो खड़ा ना होता बल्ले का, यानी कि अगर निशान ना लिया जाता तो फिर तनाज़ा ही खड़ा ना होता, ये जो आज मसला बना हुआ है। तो कादी फ़ायज़ साहब पूरी समात में जो है वो अपने फ़ैसले को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे, जिसमें उन्होंने एक दो झूठ भी बोले, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैंने जो बात की कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम नशिस्तें मिल गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो बहस चल रही है, जो आज अब मेन नुक्ता जो चल रहा है वो ये नाज़िर काम कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
ہیں یعنی کہ جو امیدوار ہیں، اب وہ سنی اتحاد کونسل کو دینی ہے یا تحریک انصاف کو دینی ہے، اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہے. جیسے جمال بندو خیل اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یعنی کہ وہ آزاد امیدوار نہیں ہیں، پارٹی کے ساتھ ان کا جو الحاق ہے یا لنک ہے وہ ہے. اب نقطہ یہ ہے، اب ڈیفینیٹلی یا تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نشستیں تو ملنی ہی ملنی ہیں. اب یہ بحث نہیں ہے کہ نشستیں نہیں ملنی، یعنی کہ اب بحث یہ نہیں چل رہی. تحریک انصاف والوں کو مخصوص نشستیں ملنی ملی ہیں، جس کے بحاف کے اوپر میں نے کہا کہ ان کو مخصوص نشستیں واپس مل گئی ہیں، تو سمجھیں اب ان کو یہ نشستیں واپس مل چکی ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ جیسے سماعت ختم ہوگی، کیونکہ اب یہ 24 جون تک ملتوی ہو گئی ہے، اور عید کے بعد جیسے ہی روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ سماعت چلے گی تو اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام نشستیں مل جائیں گی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو جھوٹ بولا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، جس سے آج پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ ان کو یعنی کہ جو بلے کا نشان دیا گیا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے تو ہم نہ لیتے. حالانکہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ کو پتہ ہے جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف میں کے پی کے ہاؤس میں کروائے اور تمام چیزیں دی گئی، اب اس سے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھاگ رہے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ وہ اکبر ایس بابر ہیں وہ کون ہیں، کہ انہوں نے کیوں یہ درخواست دائر کی، اور ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے بلے کا نشان جو ہے وہ چند دن پہلے جو ہے وہ لے لیا. اور آپ ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ پتہ تھا کہ یہ معاملہ متنازع بنے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان کیوں لیا، جو کہ آج بیٹھ کر کے جو ہے وہ بڑے شریف اور وہ بن رہے ہیں کہ جناب جیسے انہوں نے کسی کے بنیادی حقوق کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کیا، کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا. تو یہ ناظرین کا بڑی خوشخبری ہے، اس میں بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تا قیامت جو ہے وہ جو انہوں نے امبیرسمنٹ فیل، اور بلکہ ان کے ہی بینچ میں دیکھیے گا کس طرح جو ہے وہ ان کو اپنے فیصلے سے ریورس ہونا پڑے گا، اور تمام نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی، جس کے بحاف کے اوپر جو ہے وہ تمام گیم جو ہے وہ تبدیل ہوگی گورنمنٹ بنانے والی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.